नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में हम 18 प्रश्नों का पीएनपी जैसा मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 10 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कोर्स का वीडियो भी हम आपको पहले दे चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, ताकि ये मॉडल पेपर करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। किसी भी क्वेश्चन में आपको कठिनाई होती है तो उसको दोबारा से देखिए, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मोस्टली लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि 5m/n का अनुपात है तो परिधियों में क्या अनुपात होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी वृत्त की बात आएगी तो अगर दो वृत्त हैं तो जो त्रिज्या में अनुपात होगा वही आपका परिधि में अनुपात होगा। ये चीज़ आप समझ लो। इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। मान के चलो परिधि होती है 2πr, ठीक, 2πr। अब यहाँ पर आप देखो, त्रिज्या के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बदला जा सके। 2 को आप बदल नहीं सकते, ये कट जाएगा। पाई को आप बदल नहीं सकते, ये कट जाएगा। तो जो अनुपात आपकी त्रिज्या का होगा वही अनुपात आपकी परिधि में होगा, यानी m/n। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2x² - x - 1 = 0, x का मान निकालो। देखो, अब जब ऑप्शन की तरह के ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इसको सॉल्व करने बैठना नहीं है कि आप इसके गुणनखंड करें फिर इसको डिवाइड करें, ये सब कुछ नहीं करना है। सीधा आपको ऑप्शन ए की वैल्यू उठानी है 1 को यहाँ पर रखना है x की जगह। तो 2 × 1² - 1 = 0, यानी x की जगह हमने इस वैल्यू को रख दिया है। अगर ये सब करने पर 0 के बराबर आ जाता है तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए 0 के बराबर नहीं आ रहा इसको सॉल्व करने पर, तो ऑप्शन बी करके रखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू b रखेंगे, यानी ये जो 2 है। अगर जो भी इन चारों ऑप्शन में से जो भी वैल्यू इस 0 को सेटिस्फाई कर दे, यानी यहाँ पर इन सब का जोड़ घटाना 0 आ जाए, तो वही आपका सही आंसर होगा। 1 को जब हमने रखा है करके, तो यहाँ पर देखिए 2 - 1 - 1 = 0, -1 - 1 ये हो जाएगा 2, 2 - 2 = 0, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीधा यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। और अगर ये आपका RHS होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जो बराबर के इस साइड है वो है RHS और जो बराबर के इस साइड है वो है LHS। अगर यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर LHS = RHS हो जा रहा है, तो ये आपकी आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.00008 का घनमूल क्या होगा। घनमूल के लिए हमें 3 के जोड़े बना लेने हैं। ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, तो ये दशमलव अपनी जगह रहेगा। और यहाँ 3 0 है तो 1 0 यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ 0 0 8 है, तो 8 किसका घन होता है, वो होता है 2 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7⁻⁴ डिवाइड बाय 7⁻⁵। यहाँ पर बेस वैल्यू समान है और यहाँ पर बीच में लगा है डिवाइड का साइन। जब बेस वैल्यू समान होती है, बीच में डिवाइड का साइन लगा होता है, जो घात होगी वो घट जाएगी। तो 7 1/3 - 1/5, 7 5 3 15, 5 एकम 5, 3 एकम 3, यानी 7⁻²15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। सीधा देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और क्वेश्चन में दे रखा है 154 है ये। तो जो सूत्र है, सूत्र के बराबर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से r², ये पाई है, पाई होता है 22/7। तो 154 जब बराबर के उस तरफ जाएगा 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा। इसको करेंगे 22 × 7 = 154। तो ये आपकी r² की वैल्यू कितनी आ गई, 7 7 49, 7 7 49। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा 49 में, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा त्रिज्या। इस तरह ये आपका आंसर निकल के आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। हर बार लोग
करने का प्रयास करते हैं और मोस्टली गलत हो जाता है। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग तुम्हें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये देखो किसके परितः घुमा रहे हैं, चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं। तो जो आपके बेलन में नीचे एक वृत्त बन जाता है, तो जो उस वृत्त की परिधि होती है वो परिधि बराबर हो जाती है जिसके परितः घुमाते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई के परितः घुमा रहे हैं, तो चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, तो जो बेलन की नीचे वाली परिधि होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें r यानी त्रिज्या मिल जाएगी। तो r 7/2π। अब पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49/44। r की वैल्यू कितनी आ गई, 49/44। अब जब यहाँ पर चौड़ाई को हमने परिधि के बराबर कर दिया था, तो जो दूसरा बचेगा, यानी अब चौड़ाई को तो परिधि के बराबर कर दिया, तो बचा लंबाई। तो जो लंबाई होगी उसको हम लोग ऊंचाई की तरह कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम आयतन का सूत्र लगाएंगे, आयतन ही तो पूछा है बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ये जो h होगा वो उसकी लंबाई की तरह काम करेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, r आपका ये 49/44। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 49/44, और h आपकी 17 हो जाएगी। वो जो लंबाई थी वो हाइट की तरह कंसीडर की जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 दूना 44, 7 7 49, इन सभी को आप सॉल्व कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा 66.26 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x² - 7x + 12, यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 12 है, यहाँ पर 1 है, 12 1 = 12। अब 7 को हमें 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि 12 आ जाए गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर आपका आ जाए 7। तो यहाँ पर हम 4 और 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 4x - 3x, 4 × 3 = 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, +12। इनमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया है तो -4 बचेगा। इसी तरह x - 4 उठाकर हम सीधा सीधा यहाँ रख देंगे। यहाँ पर देखेंगे x है, यहाँ पर है -3x, तो यहाँ से हम x कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा केवल -3। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4। तो इस तरह ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, सीधा गुणनखंड लिखा था, बस इतना ही करके आपको छोड़ देना, आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। r आपकी त्रिज्या है और l आपकी तिरछी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई मैं कई बार समझा चुका हूँ। अगर मान के चलो ये आपका यहाँ पर ये बन गया, ठीक, ये जो आपकी है ये हाइट है, ये आपकी त्रिज्या है, और ये जो आपकी तिरछी ऊंचाई है यही होती है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, या फिर इसको डिनोट करेंगे L से, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, r आपको दे रखा है 8, L आपकी दे रखी है 21, 7 × 3 = 21, 22, 8 × 3 = 24, 22 और 24 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 528 वर्ग। अब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 528 वर्ग सेंटीमीटर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मध्यिका निकालनी है। सबसे पहले सारे नंबर्स को अरेंज कर लेना है, यानी आरोही क्रम में लिख लेना है। 1 5 6 6 7 8 10 14 और 16, 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें नंबर गिनने हैं। 9 नंबर है तो n = 9 यानी विषम हो जाएगा। जब भी विषम हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका फार्मूला लगाना होगा, मध्यिका बराबर n + 1/2 वा पद। ठीक, तो n यानी 9 + 1/2 यानी 10
यहाँ पर बराबर लगेगा 10/2 यानी 5वां पद जो होगा वो आपकी मध्यिका होगी। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मध्यिका कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 7। ठीक, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। अगर आपका ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है, यानी शुरू के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन वाले, वहाँ अगर आ जाता तो आपको कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप सीधा यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 9 है टोटल। जब 9 है तो 9 में बीचों बीच का, अगर विषम है तो बीचों बीच की संख्या पकड़ो, यहाँ से 4 छोड़ो, यहाँ से 4 छोड़ो, बीचों बीच में कितना बचा, 7 बचा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है 13x - 30 + x² = 0। तो x² को सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, -30 = 0। ठीक, अब यहाँ पर हमें, यहाँ 30 है, यहाँ पर 1 है, तो 30 बन जा 30। अब 13x को हमें 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 13 आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 10 और 3 नंबर मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, जब भी हम इसको करेंगे तो दोनों में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 10x प्लस का आएगा और प्लस का 3x आएगा, तब ये 13x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब भी ये माइनस में होगा तो इन दोनों में एक न एक आपको माइनस में होना जरूरी है। एक नंबर कोई ना कोई माइनस में हो, या तो 13 हो या तो 3 हो। तो यानी यहाँ पर ये 13 में 10 और 3 वाला रूल नहीं चल पाएगा। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। 15 और 2 यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि एक आपका माइनस में आ रहा है और एक आपका प्लस में आ रहा है। 15 2 जा 30, और 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पर x² + 15x - 2x - 30 = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन, x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से जब x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, यहाँ से जब हम x कॉमन ले लेंगे बचेगा 15। ठीक, अब यही सेम टू सेम उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर है -2x और यहाँ पर है x। यहाँ से अगर हम x को ले लें तो यहाँ पर बचेगा -2। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 15 = 0। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को 0 के बराबर करना है। x + 15 = 0। तो यहाँ से ये -2 बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 15 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यूज़ निकल के आ गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है cot 45 - sin² 45 - cos² 45 + sin 90। इनकी वैल्यूज़ याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इसकी वैल्यूज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ याद करना नहीं आता है या कठिन लगता है तो इसका मैंने एक सरल वीडियो बनाया, आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल के ऊपर जाकर भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो cot 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस sin² 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं। cos² 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस प्लस sin 90। sin 90 होता है 1। तो यहाँ पर ये 1 है और ये 1 है, हो गया 2। ये 1/√2 है और स्क्वायर लगा है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो, ये 1/2 एक तरीके से आधा है, ये भी आधा है, आधा दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 2 - 1 = 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उसको आपको नीचे करके बताना है। अगर आप वो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम ये समझेंगे कि आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है 4x² + 5x + 1। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है और नीचे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा।
ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता रहेगा कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 15,625 को वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से करने का बहुत आसान तरीका है, इसको समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर आप देखिए इसका जोड़ा बनाइए, कितना जोड़ा बना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और जो आखिरी में बच जाएगा उसको भी जोड़े की तरह ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला जोड़ा है यानी 1, हमें वर्ग का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 1 से ज़्यादा ना हो, तो 1 एकम 1। अब 2 पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1। अब 1 में 1 घटाया 0 आया। अगला उतारिए 56 जोड़ा, ठीक, और इस वाले 1 को इसमें जोड़ देना है, ठीक। अब यहाँ से ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये नंबर 1 नंबर छोड़ दो, ये छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, बचा 5। 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 में, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4 ही जा पाएगा, तो यहाँ 2 लिखते हैं और इसी 2 को यहाँ भी लिखेंगे। अब इस वाले 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे 2, और ये 22, 22 दूना 44, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। अगला जोड़ा उतार लेंगे 25। ये जो 2 हमने यहाँ किया था इसको यहाँ लिख के जोड़ देंगे, ठीक। अब बात आगे समझो। यहाँ पर देखो आपको 24 का पहाड़ा शायद ना आता हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि ये 4 छोड़ दिया यहाँ से, जब यहाँ से 1 नंबर छोड़ेंगे तो यहाँ से 2 नंबर छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ 2 और ये 12। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो, 2 छंग 12, तो पूरा पूरा नहीं ले जा सकते, 1 कम करके ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। अब यही 5 यहाँ लिखेंगे और इस 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12। ये पूरा पूरा कट चुका है, यानी 15,625 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 125। और ये जो तरीके से निकाला है इसे कहते हैं भाग विधि। अगला क्वेश्चन है x² + 3x + 9/4। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये जो 9/4 है ये किसी के वर्ग के नंबर्स हैं। ये 3 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। सबसे पहले हम इसे इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/2। यहाँ पर आपको लिख रहा होगा a² + b² + 2ab, लेकिन क्या ये +2ab है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। x² + 2a, ये रहा a, और b ये रहा b, और 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर 2 से ये 2 कट जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा, और यही यहाँ पर बच भी रहा है प्लस का 3x, यानी a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ये एकदम फिट बैठ रहा है। तो ये पकड़ लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, और इसको खोल देंगे, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, ठीक। ये आपका गुणनखंड हो चुका। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। आयताकार सिल्ली की माप दे रखी है, इसे पिघलाकर ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाएगी। अच्छा, कोई भी सामान को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में ढाल देंगे तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता, आयतन हमेशा सेम रहेगा। तो जो आयतन आयताकार सिल्ली का होगा और वही आयतन आपका घनाकार सिल्ली का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाकार सिल्ली का आयतन, ठीक, वो कितना होगा, इन्हीं का गुणा होगा, यानी ये जो माप दे रखी हैं। अब जैसे ये है, ये एक तरीके से आयतन ही है। यहाँ पर सिल्ली का माप दे रखा, आयताकार सिल्ली का माप, आयताकार सिल्ली का माप क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यही यहाँ पर दे रखा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यही सेम जो आयतन होगा यही घन का भी आयतन होगा। तो यहाँ पर इसका घन का आयतन आप गुणा कर लीजिए, 10 × 4 × 1.6, तो ये आपका 64 आ जाएगा। आपको करना है सीधा सीधा। घनाकार का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब को 64 के बराबर रखेंगे तो 64 का क्यूब रूट लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। तो यहाँ पर 64 किसका घन होता है, वो होता है 4 का। तो भुजा की माप कितनी निकल के आ गई, नई सिल्ली की भुजा की माप बराबर 4। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है क्योंकि सेंटीमीटर देना चाहिए, 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर जो भी है। यहाँ पर जो भी दिया होगा आप उसी के हिसाब से यहाँ पर
सेंटीमीटर, मीटर, जो भी दिया हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है इसको ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और पूछ रहे हैं कि एंगल ए का मान बताओ और एंगल डी का मान बताओ। तो डी का मान निकाल सकते हैं आप कैसे, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, क्योंकि ये चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं दोनों, ठीक। तो एंगल डी निकालने के लिए 180 में एंगल बी को माइनस करना पड़ेगा, यानी 95 को माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 10 में 5 गया 5 और 17 में 9 गया 8, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, एंगल डी 85 आ गया। अब यहाँ पर देखो एंगल ए का भी मान निकालना है, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हैं, तो हम एंगल सी को एंगल ए के बराबर लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू ये 2 बराबर के उस साइड चला जाएगा, 180/2 ये आपका आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए 90 आ गया और एंगल सी भी 90 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो निकल के आ गया 85 और ये आपका निकल के आ गया 90, ठीक। इस तरह ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 5 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो जब दो पासे उछाले गए और दोनों में ऊपर जो अंक आ रहे हैं उनका योग 5 हो, तो वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, या फिर ये आपको अगर रटा हो कि कौन सी कंडीशन होंगी कि 4 होंगी 5 होंगी। अगर आपको रटा नहीं तो आप फटाफट निकाल भी सकते हैं। पहली वाली लाइन में आएंगे तो 1 और 4 का जब आएगा, पहले पासे में 1 आ जाए दूसरे पासे में 4 आ जाए, तब ये इनका योग 5 हो रहा है। या फिर पहले पासे में 2 आ जाए और दूसरे पासे में 3 आ जाए, या फिर पहले पासे में 3 आ जाए दूसरे पासे में 2 आ जाए, या फिर पहले पासे में 4 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आ जाए। कुल मिलाकर 4 कंडीशन बन रही हैं, ठीक। 4 परिणाम ऐसे हैं जहाँ पर आपको दोनों अंकों का योग 5 आ रहा है। अब पूछ रहे प्रायिकता ज्ञात करो, तो प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम है 4 और कुल परिणाम, दो पासों को जब हम उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 36 आते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/9 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। सीधा सीधा आपको क्या लिख देना है, प्रायिकता बराबर 1/9। ये आपका ये पूरा आप लिख लीजिए और फिर उसका फार्मूला लगा दीजिए, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम की जगह 4 रख देंगे और कुल परिणाम 36 हो जाएगा, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ध्यान से देखिए, मान के चल ये आपका एक रोलर है, ठीक। डायग्राम बना के समझा देंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये सेंटर है, नीचे ऊपर जो आपके वृत्त होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, क्या कह रहे हैं, एक रोलर का व्यास है वो 70 सेंटीमीटर है। व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक। लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, त्रिज्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब अगर व्यास 70 है तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधी हो जाएगी, यानी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई 2 बता रहे हैं। लंबाई जब ये बेलन ये है तो इसकी लंबाई जो इसकी ऊंचाई होगी वो एज ए लंबाई इसकी कंसीडर की जाएगी। तो ये जो है लंबाई ये क्या हो जाएगी, ये आपकी 2 मीटर दे रखी है, या हम इसको कह सकते हैं h हाइट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कितनी दे रखी है, 2 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये बताओ 50 चक्कर में रोलर कितना चलेगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की इकाई बराबर कर लेनी। ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में बना लेते हैं।
तो जब इसको मीटर में बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.35 मीटर। 0.35 मीटर ये त्रिज्या आपकी निकल के आ गई। और आपकी हाइट यानी लंबाई जो है उसको हाइट की तरह कंसीडर करेंगे तो ये 2 मीटर है। तो आपके सामने R और H दोनों आ गया। अब ये पूछ रहा है 50 चक्कर में कितना चलेगा, तो हम पहले एक चक्कर में निकाल लें। ठीक है, तो एक चक्कर में निकालने के लिए उस रोलर का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी एक चक्कर में रोलर घूम के कितना एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर वो हम निकाल लेते हैं, एक चक्कर का निकाल लेंगे तो 50 चक्कर का निकालने के लिए हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πRH। 2π R आपका 0.35 आया था और H आपका 2 दिया हुआ था। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से इसको काटेंगे तो 0.05 आ जाएगा। ठीक, अब बाकी सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आएगा 0.05 से 2 का मल्टीप्लाई और 2 और 22, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूना 44, 44 और 0.10, तो ये 4.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका वर्ग मीटर। ठीक, ये रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, यानी एक चक्कर में रोलर चलता है बराबर 4.4 वर्ग मीटर। अब चलाना कितना है, 50 चक्कर में रोलर चलेगा बराबर 4.4 × 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 44 पंचे 220 और एक ये 0 और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव लग गया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 220 वर्ग मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। 50 चक्कर में रोलर 220 वर्ग मीटर चलेगा या 220 वर्ग मीटर एरिया कवर करेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 12 है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो एक संख्या माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या दुगनी है तो 2x हो जाएगी। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का अंतर 12 है, तो 2x बड़ा है तो इसी को पहले लिखेंगे इक्वल टू 12। 2x में x घटेगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। पहली संख्या बराबर 12, दूसरी संख्या 2x है, 2 × 12 इक्वल टू 24। तो यहाँ पर इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक तरीके से समीकरण का ही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें समीकरण बनानी पड़ी और ये एक आंसर आया। इस तरह ये 18 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए गए। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो उसको दोबारा देखिए, नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताइए। इसी तरह के और मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।